हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले वाले वीडियो को कंप्लीट करके यहाँ पे आए होंगे, तो जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद हम आज की कहानी स्टार्ट करेंगे, और आज की कहानी जो स्टार्ट होगी वो बेसिक से स्टार्ट होगी। सर बेसिक से मतलब देखिए, हमें क्या पढ़ना है वो हम क्विक नहीं पढ़ा सकते, मतलब हमें क्या पढ़ना है वो अंधेरे में रखूँगा मैं, ठीक है। बस मैं ये चाहूँगा कि मैं पहले उसकी पटकथा पहले तैयार कर लूँ, मतलब एक बेस फाउंडेशन तैयार कर लूँ, उसके बाद उसके बारे में समझूँ कि वो चीज़ क्या है, ओके, कि पढ़ना क्या है हमको। फिलहाल में हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग का कहानी चल रहा था आइसोमेरिज्म के बारे में। दो तीर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही तीर से काम चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है कि भैया मॉलिक्यूल्स तो सेम सेम नज़र आएंगे, मतलब दो कंपाउंड होंगे अलग अलग होंगे लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसी घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये आइसोमेरिज्म जो होता है वो मतलब आइसोमेरिज्म जो शो करता है उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ से भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही तीर मारना पड़ेगा। अब आइसोमर्स की बात करें अगर हम लोग तो वो दो तरीके का मिलेगा हमको। एक मिलेगा हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा हमको मिलेगा क्या मिलेगा, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। फिर स्टीरियो आइसोमर्स भी फर्दर हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट में मिलेगा, और वो होगा हमारा पहला जो होगा वो होगा कॉन्फॉर्मर्स और दूसरा होगा कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो भी फर्दर दो टाइप से आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा मिलेगा हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में जितना समझना चाहिए फिलहाल में तो समझ लिया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने 100% कवर अप कर लिया है, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लगभग टॉपिक्स को हम लोगों ने डील कर लिया है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की, लेकिन मैंने बोला ना कि अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स हमको नहीं पढ़ना है। मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अभी हिडन है वो, ठीक है। मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, पहला काम मैं बेस तैयार करूँगा, ओके। अब बेस क्या है, तो इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, और वो चीज़ें क्या हैं उनके बारे में चलिए समझते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी है कि अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब इसको कंप्लीट कर लिया है, इसको भी कंप्लीट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कंप्लीटेड है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी कंप्लीटेड है, इसके पे जाना है, लेकिन अभी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पूरा कंप्लीट नहीं है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हैं सर, कि एक कंपाउंड जो होता है, एक कंपाउंड, वो कंपाउंड बनता कैसे है सर, एलिमेंट के बॉन्डिंग से, एलिमेंट की बॉन्डिंग से। यानी एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके एक कंपाउंड का निर्माण होता है। और ये जो एलिमेंट का बॉन्डिंग होता है, ऐसे नहीं होता है कि एलिमेंट उठेंगे सो के और तुरंत क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जैसे मन करेगा वैसे बॉन्ड बना लेंगे, नहीं। इनका क्या होता है, एलिमेंट जब एक बॉन्डिंग करते हैं यानी एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, फिक्स डायरेक्शन करना पड़ता है। डायरेक्शन क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, यानी एक एलिमेंट इधर से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट इधर से आएगा, तब जाके उसकी बॉन्डिंग क्लियर हो पाएगी। इतना सब आप जानते हो। और इस फिक्स डायरेक्शन के कारण एक कंपाउंड का अपना क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, यानी कंपाउंड के पास एक फिक्स शेप होता है, ओके। और अगर हम उस शेप को पकड़े, यानी यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि कंपाउंड का अपना क्या होता है, फिक्स शेप होता है, तो एक शेप को पकड़े तो शेप की अपनी अपनी क्या होती है, सिमेट्री होती है। शेप की क्या होती है, अपनी एक सिमेट्री होती है, ठीक है, सिमेट्री, ओके। शेप की अपनी क्या होती है, सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री का मतलब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सिमेट्री मतलब कभी भी एक स्ट्रक्चर हमारे सामने रखा गया है, तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम कट करने की प्रॉपर्टी को देखें, मैं सिंपल बेसिस पे बात करूंगा, सिंपल पॉइंट बोलूंगा कि सिमेट्री मतलब होता क्या है, कि मैं चाह रहा हूँ कि एक कंपाउंड जो है उस कंपाउंड को अलग करना, आइसोलेट करना या कट करना। तो कट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सिमेट्री देखना पड़ता है उसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी कंपाउंड, यहाँ पे अब कंपाउंड पकड़ो, तो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अपना क्या है, शेप है, शेप की अपनी क्या है, सिमेट्री है। अगर हम बात करें तो हमारे वहाँ जो कंपाउंड है, अच्छा कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स ही क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, बात तो एक ही है।
तो कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड उनका एक शेप होता है और उसकी सिमेट्री होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी 3 प्रकार की सिमेट्री आपके सामने नजर आएगी अलग अलग। अभी आपको धीरे धीरे जब इनके बारे में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी हर कंपाउंड या हर मॉलिक्यूल्स की अपनी अलग अलग सिमेट्री होती है और लगभग टोटल सिमेट्री आप देखोगे तो कितने प्रकार की होती है? 3। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, और उसके बाद हमारे पास आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्या मतलब है इसका? मतलब समझिएगा भाई, देखो मैंने अभी जस्ट बोला ना कि सिमेट्री क्या करती है। सिमेट्री ये बताती है कि अगर मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो कैसे कट करूँ। ठीक है ना, मेनली पर्पज क्या होता है सिमेट्री का? सिमेट्री ये देखना चाहती है कि अगर मैं मान लो एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का अपना अपना शेप है, तो मॉलिक्यूल्स के किन किन पोर्शन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी, यानी इसकी प्रॉपर्टी के सिमिलरिटी को सिमेट्री दिखाती है, प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटीज को बताती है, सिमिलरिटीज को बताती है। प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटीज को डिफाइन करने का काम कौन करती है? सिमेट्री करती है। किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु है, कोई भी यौगिक है, तो उसकी सिमेट्री यही करती है कि उसको क्या करती है? उसको एक ऐसे पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है, कट करती है, ताकि दोनों साइड में हमको या हर जगह पे हमको प्रॉपर्टी क्या मिल पाए? सेम मिल पाए। ठीक है ना, हर एक शेप की, जैसे आपको यहाँ पे तो ऐसे मिल रहा है, जैसे सिमेट्री की अगर आप बात करोगे कंपाउंड के अंदर, तो कंपाउंड की सिमेट्री यहाँ पे 3 मिल रही है। ऐसे जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री की बात करोगे तो वहाँ भी आपको 3 तरीके की सिमेट्री मिलेगी। ठीक है ना, ये किसकी सिमेट्री आप देख रहे हो? कंपाउंड्स की। ऐसे अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री देखोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री भी आपको कितने तरीके की मिलेंगी? 3 मिलेंगी। पहला एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, दूसरा होगा रेडियल, तीसरा होगा बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, एसिमेट्रिक, रेडियल और बाइलेटरल, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री है। भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेम कहानी, प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज को चेक किया जा रहा है, सिंपल। ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि उसका मतलब ही आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो जब इसके अंदर जाके देखोगे। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसकी सिमेट्री क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब कि अगर मैं कहीं से भी अगर उसको कट कर रहा हूँ, तो अगर 2 पार्ट में तुमने किया तो ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, ऐसा होगा ही नहीं कि एक पार्ट में जो प्रॉपर्टी है दूसरे पार्ट में भी वही प्रॉपर्टी हो। एसिमेट्रिक का मतलब कि आप उसको किसी भी ओर से काटोगे तो 2 बराबर प्रॉपर्टीज में नहीं डिफाइन होगा। समझ पा रहे हो? तो उसको एसिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे इस टैबलेट है, ये टैबलेट है मेरे पास, इस टैबलेट को मैं 2 पार्ट में कट कर दूं तो इस साइड जो प्रॉपर्टी है उस इस साइड भी सेम प्रॉपर्टी हो। समझ पा रहे हो? तब इस कंडीशन में तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कट किया तो इधर प्रॉपर्टी सेम हो। लेकिन एसिमेट्रिक का मतलब किधर से भी कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, किसी भी ओर से कट करोगे, इसकी प्रॉपर्टी दोनों भागों में सिमिलर नहीं होगी। जबकि रेडियल वाला सीधा एसिमेट्रिक का उल्टा होता है। रेडियल वाला सीधा बोलता है, रेडियल वाला बोलता है किधर से भी काटो, किधर से भी कट करो, सिमेट्री क्या होगी? मतलब जो प्रॉपर्टीज होंगी सिमिलर होंगी। जैसे सर्कल, सर्कल पकड़ते हैं ना, सर्कल का रेडियस होता है, सर्कल का अपना क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस हर और इक्वल होता है कि नहीं होता है? यस और नो? बिल्कुल। तो जैसे रेडियस हर जगह इक्वल होता है ना, वैसे ही कई ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनको आप किधर से भी काटो, किधर से भी कट करो, वो ऑलवेज क्या देंगे? इक्वल प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है ना, मतलब आप चाहो तो ऐसे कट कर दो, समझना ध्यान से। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं फिलहाल में अभी आपके सामने ऐसे ही बोलूँगा, ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल लेने से कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे कट कर रहा हूँ तो इधर वाली प्रॉपर्टी मतलब 2 भागों में गया तो इधर और इधर दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। मतलब इस भाग की और इस भाग की प्रॉपर्टी क्या आ रही है? सेम। मैंने ऐसे ना कट करके ऐसे कट कर दिया तो भी इधर और इधर वाले भाग की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। ऐसे कट कर दिया तो भी इधर वाले भाग और इधर वाले भाग की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। ऐसे कट कर दिया तो भी इधर और इधर वाले भाग की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। तो रेडियल सिमेट्री का अर्थ समझ में आ रहा होगा। तो आप कहोगे सर पढ़ाना था, ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? जरूरी है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ आसानी से। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब अगर मैं कट करूँ तो सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हो जो उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर पाए। समझ पा रहे हैं? जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी कैसी है? कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म? बाइलेटरल। इसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल। आप देखो ऐसे 20 से इसको डिवाइड करो,
करना नहीं चाहिए, अगर आप कर रहे हो करना भी मत, वैसे बस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 20 से आप डिवाइड करोगे तो एक आँख इधर एक आँख इधर, ठीक है, एक नाक इधर एक नाक इधर, ऐसे ही चलते जाएंगे। 32 दांत है, 16 इधर 16 इधर, ठीक है। आप अंदर जाओगे फेफड़े, एक फेफड़ा इधर एक फेफड़ा इधर, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक कान इधर एक कान इधर। ऐसे सब प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी आधे आधे में बढ़ जाएंगे, है ना। यानी जो फंक्शन इधर होगा वही फंक्शन इधर होगा। ऐसे नीचे भी जाओगे, एक हर्ट इधर एक हर्ट इधर, ठीक है। इसीलिए दिख रहे होंगे आप, दो हर्ट दिए गए हैं, 2 हर्ट है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लंग्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किडनी भी 2 पार्ट्स में मिलेगा। हर चीज़ आपको क्या मिलेगा, 2 पार्ट में। क्यों मिलेगा, कारण समझ में आ गया होगा, है ना। बाइलेटरल सिमेट्री होती है ह्यूमन बीइंग की। क्लियर है, आई बात समझ में, कि मतलब एक ऐसी एक्सिस हो जिसके द्वारा आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हो। रेडियल मतलब किधर से भी आप काटो 2 बराबर इक्वल प्रॉपर्टीज के साथ जाएंगे, यानी दोनों भागों में इक्वल फंक्शंस आएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, यस सर। अच्छा, आप कई सारे जैसे रेडियल वाले में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रेडियल वाले में आप बहुत सारे ऐसे फूल ले सकते हैं, फ्लावर्स को ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं। फ्लावर कई ऐसे फ्लावर होते हैं कि अगर मैं सीधा ऐसे कट करूं तो इधर जितनी पंखुड़ियाँ आएंगी उतनी ही पंखुड़ियाँ इधर आएंगी, है ना, समझ पा रहे हैं। फ्लावर की बात किया हूँ, ठीक है। तो जो पीटल्स होते हैं इस साइड जितने होंगे उतने ही इस साइड होंगे। ऐसे 20 इधर से कट कर दिया इस बार, तो उधर जितने होंगे इतने ही इधर होंगे, है ना। क्या डिससिमिलरिटीज आ रही हैं, नहीं, दोनों और बराबर फंक्शंस हैं, यानी बराबर प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रेडियल। तो किधर से भी काटेंगे उस फ्लावर को क्या होगा, रेडियल होगा, ठीक है। ऐसे कौन सा फ्लावर हो सकता है, ऐसे कमल का आप ले लो, कमल का जो होता है ना, तो वो लोटस जो होता है वो भी क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। इधर से कट करोगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 से ऐसे कट करो तो आधा आधा, ऐसे कट करो तो भी आधा आधा, तो जिधर से भी आप कट कर रहे हो आधा आधा में डिवाइड हो जा रहा है, बराबर भागों में। तो उस कंडीशन में किधर से भी अगर हो रहा है तो रेडियल, केवल एक साइड से हो रहा है तो बाइलेटरल। अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम ऐसे कंपाउंड की। देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री है, अब ये कौन सी सिमेट्री है, कंपाउंड की सिमेट्री है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास अपना शेप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी अपना शेप है और कंपाउंड के पास भी शेप है। तो जिसके पास शेप होगा उसके पास क्या होगी, सिमेट्री होगी। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर शेप है तो सिमेट्री आएगी। सिमेट्री क्या डिफाइन करती है, उस शेप को कट करने पे ये देखना चाहती है कि क्या ये दोनों और बराबर प्रॉपर्टीज दे सकता है या नहीं, ठीक है ना। यानी प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज को डिफाइन करती है सिमेट्री। अब हमारे पास आता है सर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले नंबर पे देखिए हमको पढ़ना 2 ही है, एक तो POS एक तो COS। AOS को हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ओके, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कोई भी आप एक प्लेन ले लो रैंडमली, एक प्लेन, ठीक है, और उस प्लेन से, प्लेन समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर, ऐसे कोई जिसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो। देखिए यहाँ पे थिकनेस की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। प्लेन मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे हो ना, ये क्या है, अपने आप में एक प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन का एक सिंपल मतलब ये आप अपनी लाइफ में देखते हो कि वो स्मूथ होना चाहिए, कि मैं इस पे हाथ रखूँ तो उबड़ खाबड़ ना हो, रफनेस ना हो, यही है ना, प्लेन का अर्थ यही होता है। तब उसको ज़्यादा हम समझाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी शेप है, उस शेप को हम एक प्लेन से डिवाइड करेंगे, उस प्लेन से क्या करेंगे, डिवाइड करें। बस सिंपल मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से समझो। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमको सबसे पहला काम क्या करना है, एक प्लेन लेना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग एक काम करिए, आप लोगों को ब्लेड देखे होंगे जिससे क्या किया जाता है, जैसे ये वाइटनिंग करने के लिए नहीं लोग लेते हैं ऐसे, आप नॉर्मली देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको लेके लोग लगाते हैं दीवारों के ऊपर। देखिए यहाँ पे पीछे वही लगा हुआ है, ठीक है ना, इस वाइट बोर्ड के पीछे मैं दिखा दूँ आपको, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए लोग 2 ब्लेड लेते हैं, ऐसे ब्लेड के ऊपर ऐसे रखते हैं और रखने के बाद ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो वो ब्लेड समझ लो, वही प्लेन लेना है, ओके। अब उसी से सबको कट करना है, ठीक है। तो जो भी शेप आपको मिल रहा है अगर उसको आप कट कर पा रहे हो, कट कर रहे हो, तो अगर वो 2 बराबर भागों में कट हो पा रहा है, मतलब 2 बराबर भागों मतलब इधर जैसी प्रॉपर्टी है सेम इधर वाली भी वही प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स इधर की कहानी इधर बन रही है, मतलब जैसा ये है वैसा ही ये है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इमेज है। अगर इसको शीशे के सामने रखूं तो दूसरा वाला मिल जाएगा, दूसरे वाले को शीशे के सामने रखूं तो ये वाला मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि उस शेप के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी मैं जितनी भी बातें बताया हूँ सिर्फ और सिर्फ ओरली बताया हूँ, लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे सब आप पकड़ लोगे, ठीक है।
ध्यान से समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि भाई आपको क्या लेना है, एक प्लेन ले लेना है और प्लेन से किसी भी शेप को क्या कर देना है, कट करना है। अगर कट करने पे वो दो बराबर भागों में क्या हो पा रही है, डिवाइड हो पा रही है, तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या होगा, उसके पास, उस शेप के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। पहली बात। दूसरी बात, हर वो भाग जिसको अगर मैं शीशे के सामने रखूँ तो दूसरा वाला भाग मुझे दिखाई दे। समझ पा रहे हैं, यानी उसको शीशे यानी मिरर के सामने रखूँ तो उसका जो इमेज बन रहा है वही उसका दूसरा वाला भाग है, या उस दूसरे वाले भाग को जब मैं मिरर के सामने रख रहा हूँ तो उसका पहला वाला भाग नजर आ रहा है। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ओके, यस और नो? बिल्कुल। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कई अलग अलग शेप लेने हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट कंपाउंड पे नहीं कूदूंगा, ओके। पहले मैं कुछ शेप लूंगा और शेप को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने जीवन में सबसे पहले क्या सीखा अपनी लाइफ में, पढ़ना सीखा। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या सीखा, देखिए अंग्रेजी में इन्होंने चलना सीखा। और कैसे होता है अंग्रेजी में, कैसे चला कैसे जाता है, सुन भैया पूछिए, सुन भैया पूछ के बताइए कैसे आखिर अंग्रेजी में चला जाता है। चलिए मैं अल्फ़ाबेटिकल शेप ले रहा हूँ। सबसे पहला ए, ठीक है, इसको लिए। अभी इस ए को देखा जाए, क्या इस ये अपने आप में एक शेप है ना, बिल्कुल है। क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है कि नहीं है? मैं पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप समझिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन को लेना पड़ेगा, एक ब्लेड को लो, यहाँ पे रखो, ऐसे रखो वैसे रखो, कैसे भी रखो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये नहीं फिक्स है कि नहीं ऐसे ही काटना है या ऐसे ही काटना है, नहीं किधर से भी काटो। जिधर से कट करने पे तुमको दो इक्वल पार्ट नजर आ रहा है, वही साइड उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा होगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसे रखता हूँ, उस ब्लेड को कैसे रखूँगा, ऐसे। तो ब्लेड को ऐसे रखूँगा तो दो अलग अलग पोर्शन बनेंगे, हाँ या ना। एक पोर्शन तो ये होगा ऐसे, दूसरा वाला पोर्शन कैसे होगा, इसको भी मिटाओ, इसकी ज़रूरत तो यहाँ पे है ही नहीं, इसकी ज़रूरत तो बायोलॉजी में, ठीक है। दूसरा पोर्शन कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कट किया मैंने, अलग अलग बन गया, ओके। तो क्या यहाँ पे दो बराबर भागों में कट हुआ है, बिल्कुल दो बराबर भागों में यहाँ पे क्या हुआ है, कट हुआ है। इसका मतलब इस ए के पास अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस और नो। ऐसे ही हम बी के साथ भी कर सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बनाया था यहाँ से ये भी देख लो, अगर मैं इसके सामने क्या रखता, मिरर रखता, यहाँ पे क्या रखता, मिरर, तो मिरर रखता तो मेरे सामने जो इमेज बनती यही वाली तो बनती है ना। मिरर में ऐसे ही पलट के तो बनता है, उल्टा बनता है, तो यही वाली इमेज बनती। इसको अगर मैं मिरर के सामने रख दूं, अब इधर से कलर ही कर दो, अभी इधर से मैं देखूंगा तो फिर कैसे बनेगा, ऐसे, समझ में आ रहा है, पलट के बनेगा। बात सीधी है, एकदम सीधी है। तो अगर मैं इमेज बनाऊं तो दूसरे वाला का मतलब दूसरे भाग का इमेज बन जाए, क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे ही हम दूसरे वाले शेप, जैसे कि मेरे पास दूसरा वाला पोर्शन क्या आता है, बी। ए के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बी पढ़ा था, तो बी आता है। अब बी का मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूं, यानी ब्लेड लेके मैं कट करूं, तो यहाँ पे मैं रखूंगा, क्योंकि ऐसे रखूंगा तो दो बराबर भागों में तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं 20 से ऐसे ब्लेड रख दूंगा तो दो बराबर भागों में जाएगा, हाँ या ना, ऐसे, फिर नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना, तो बराबर भागों में कट हो गया। तो इसका मतलब इस बी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सी है, सी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डी है, डी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ई है, ई के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एफ है, इसके पास नहीं है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। एफ है, नहीं है। जी है, उसके पास भी नहीं है। एच है। आई है। जे है, नहीं है। के है। एल है, नहीं है, ठीक है। एम है। एन है, नहीं है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एन वाली कहानी सोचते हैं। एन के पास है, बहुत लोगों के मन में आ चुका है कि एम और एन में आइए, और एन के पास है। मैं आ रहा हूँ एन पे, एन में आ रहा हूँ। ये रहा पहले एम, ये रहा एम, तितली माफिक होता है, और ये रहा एन। ऐसे ही था नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, अच्छा वाला एन बनाता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा देखिएगा,
अरे भाई ऐसे ही होता, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब एन नहीं बना पा रहा हूँ मैं। ठीक, अभी ठीक है, अभी सीधा है। मैं इस एम को कट करूँ, कट कर दिया, 2 बराबर भागों में गया, आया ना, ये कुछ ऐसा बना, ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, ऐसा लो। चलिए यहाँ पे दिख रहा है 2 इक्वल पार्ट है। एन को अगर कट करोगे किधर से कट करोगे? सर एन को कट करूँगा तो ऐसे 20 से कट करूँगा, कट करूँगा, चलो कट करो, कर दिया कट, आया ना। तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो यार, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों इक्वल पार्ट में गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ऐसे गया है और ये वाला भाग ऐसे है। अगर मैं यहाँ पे शीशा रखूँगा तो ऐसे इमेज बनेगा, मतलब मिरर को मैं रखूँ इसके सामने, इसको सामने, इसके सामने पहले इसको रखो, पहले ध्यान से सुनेंगे। किसका? बी का नहीं बन सकता आपके अनुसार? तो बी को मैंने काटा कैसे? ऐसे काटा है, इसको मैं उठा के लेके आऊँगा ना, किसी से ऐसे करूँगा मैं, हाँ उठा के रखूँगा ना मैं। किसको? जब मैं काटा कैसे हूँ, इसको ऐसे काटा हूँ, हाँ। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा बड़े अच्छे से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ वाले में थोड़ा डिस्टेंस देखिए, ज़्यादा है कि नहीं है? आप नीचे का कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू से दैट कि नीचे वाला हम कनेक्ट कर सकते हैं? अगर एक का प्री इमेज दूसरा वाला बन रहा है, अरे भाई हम कैसे भी कैसे कट कर दें, बताइए। पहली चीज़ एक बात बताइए कि आप एक मिरर के अंदर देखते हैं, तो मिरर में एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि मिरर में आपको उतना ही डिस्टेंस दिखाता है जितने डिस्टेंस आप पे हैं। मतलब वो मिरर है, वहाँ पे मिरर है, मैं मिरर से 5 मीटर दूरी पे हूँ तो मिरर भी कितनी दूरी पे दिखाता है? 5 मीटर दूरी पे दिखाता है। क्या यहाँ पे सेम डिस्टेंस दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? उल्टा दिखा रहा है। आप जो सोच रहे हो कि यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ वाली कहानी देख लो। अगर मान लो मैं बीच में मिरर रख देता हूँ, अभी मिरर जब मैं रखूँगा तो इधर वाला जो डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस दोनों सेम है कि नहीं है? ऐसे सिंपल समझो, यहाँ पे बीच में मिरर रख दिया तो इधर का जो इमेज है यही तो बन रहा है, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर तो ये रखा गया है। यहाँ पे जब मैं मिरर, अभी ब्लेड को हटाओ, मिरर को रखो इनके कंडीशन में, मिरर को ही बीच में रख दिया, तब मिरर जो बना रहा है वो क्या सही बना रहा है? नहीं बना रहा है। यहाँ पे ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है जबकि ये वाला इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, दूरी पे है, तो ये क्या है? गलत है ना? समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है? POS नहीं है। आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताइए ABCD में आप लोग फंस जाएंगे। चलिए ठीक, तो आप लोग करेंगे क्या? ए से लेकर जेड तक सबकी सिमेट्री डिफाइन करके हमको देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स के पास। आई होप अब आप समझने के लिए तैयार हैं। अब देखिए शेप कौन से हम मॉलिक्यूल्स के लेंगे। सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल के लेते हैं, जैसे यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये कैसा है सर? ये लीनियर शेप है। कैसा है? लीनियर शेप है। मैंने कोई लीनियर शेप ले लिया, ओके, लीनियर शेप लिया, ठीक है। अब इस लीनियर शेप में हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? इसकी सिमेट्री डिफाइन करनी है। क्या इसके पास POS प्रेजेंट है या नहीं है? ठीक है, तो मैं अगर डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? क्या लीनियर शेप के पास POS प्रेजेंट होता है या नहीं होता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे कर सकता हूँ मैं, आया ना? ऊपर नीचे 2 बराबर भाग हो गए, क्योंकि C की सिमेट्री है क्या? ऐसे ही तो है, ऐसे कट कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं 20 से कट करूँ तब ये रहा C, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ भी C, सॉरी O, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O। ऐसे भी कट कर सकता हूँ। आप जो सोच रहे हो, अभी आप जो सोचोगे ना वहीं पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप जो सोच रहे हो कि अब यहाँ पे C को कट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का अपना क्या होगा? एक शेप होगा। उस शेप में आपको C नहीं, अक्षर नहीं नजर आएगा ऐसे। समझ पा रहे हैं ना? वो तो मैं जस्ट आपको बता रहा, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कनेक्ट किया हूँ ABCD को। समझ पा रहे हैं कि अब कार्बन दिख रहा है तो कार्बन का मॉलिक्यूल भी कैसे होगा? ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन ऐसे दिख रहा है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का जो शेप होगा O होगा। H, हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? हाइड्रोजन जैसा होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। समझ में आ रही बात? हर मॉलिक्यूल का अपना क्या होता है? शेप होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल का जो शेप देखूंगा, अगर मैं इसको 20 से कट करना चाहूँ तो कट हो जाएगा, बिल्कुल। इधर O, इधर O। अभी
मॉलिक्यूल के, ये तो सिंबल है ना, सिंबल को नहीं पकड़िएगा। ओके चलिए ठीक है। तभी मैं इसको डिफाइन करूँ तो इसके पास POS है, बिल्कुल POS है सर। देखिए इन्वायरमेंट ऐसे भी ऊपर नीचे देखा जाए तो भी बराबर आ रहा है, ऐसे ऐसे देखो तो भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इधर और इधर का सेम है, यस और नो, बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम कोई और देखते हैं, ये तो लीनियर वाले में तो हम एक सेकंड में बता देंगे। लीनियर ना हो तब C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। क्या कर सकता हूँ मैं, 20 से डिवाइड कर दूँ, हाँ या ना, 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा, दैट मीन्स 2 बराबर भाग हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका POS बन जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे मैं C लूँगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C लूँगा, यहाँ पे H, यहाँ पे BR, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया BR। ठीक है, पुनः मैं 20 से कट कर सकता हूँ, हाँ या ना, इधर इधर देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। क्या बॉन्ड, बोलिए खुल के बोलिए। यहाँ पे H, यहाँ पे BR, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया BR। अब किया जाए तब, अब 20 से कट करूँगा, होगा नहीं। देखिए इधर BR और इधर क्या आ गया H, तो नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे काटेंगे सर, ऐसे काटेंगे, है कि नहीं है। तब ऊपर और नीचे क्या आ रहा है, बराबर। तो इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही काटें, हम ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है ना, हम खड़े खड़े काट सकते हैं ऐसे सीधा। ओके, अभी वो भी करेंगे हम। आइए समझ में आ गया होगा, यस और नो, ठीक, गुड। तो हम किसी का भी POS डिफाइन करने के लिए अब कैपेबल हैं, यस और नो, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अभी हमने फील नहीं किया, अभी तो हम लोगों ने केवल ABCD काटा और उसके बाद उसी की कहानी को यहाँ पे लाके रख दिया, है ना, POS देख लिया। नहीं, अभी आप मॉलिक्यूल के एक्चुअल क्या बोलते हैं, मॉडल को नहीं समझते हो। जैसे अभी तो आप समझ ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज कर लो यहीं पे हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाता है जहाँ पे 3 कार्बन और C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे H है, अब यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। आपके अनुसार तो ऐसे सीधे कट जाएगा, है ना। अगर ABCD का जो शेप हम देखें, जैसे अभी तक हमने काटा है तो ऐसे काट देंगे, काम खत्म। लेकिन इसका 3D मॉडल ऐसे नहीं होता है, इसका 3D मॉडल ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला H और ये वाला जो H होता है, क्या होता है, ये ऐसे अगर होगा, सपोज कर लीजिए ऐसे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये कार्बन है, सपोज करिए मैं कार्बन हूँ और ये हाइड्रोजन दोनों ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है। इधर इस वाले को पकड़ते हैं, इस वाला, ये वाला ऐसे है, ठीक है। तो जो ये वाला कार्बन होगा, इसके सामने जो हाइड्रोजन होंगे कुछ इस तरीके से लटके होंगे, समझ पा रहे हैं, ऐसे। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, आपको 3D मॉडल दिखाऊं इसका। तो बिना 3D मॉडल के आप फील नहीं कर सकते और POS को नहीं समझ पाओगे कि काटना कैसे है। ओके, तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज लूँगा, क्योंकि मान लीजिए सब कुछ चालू वालू करने में टाइम लगेगा तो फिर झूठ में आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास इस 3D, मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड C H का स्ट्रक्चर है। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे और यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है। तो 2 तो एक साइड से हैं, लेकिन 2 देखिए इस तरीके से। तो आप सीधे सीधे नहीं कट कर सकते, आपको भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप सीधे सीधे कट करोगे तो क्या ये सीधे सीधे बराबर भागों में कट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे अगर मान लीजिए अगर ये डबल बॉन्ड बनाए होते तो डबल बॉन्ड वाला कंडीशन देख लीजिए। डबल बॉन्ड के केस में देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं कि दोनों हाइड्रोजन सेम शेप में होते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 20 से कट कर सकता हूँ। देखिए ऐसे 20 से कट करूँगा, 2 बराबर भागों में कट हो जाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर। लेकिन अगर हम 3 के कंडीशन में जा रहे हैं तो 3 के कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कंपाउंड का 3D मॉडल भी देखा करिए समय समय पर, ठीक है। उससे आपको अच्छा खासा अनुभव प्राप्त होगा, ताकि आप फील कर पाएंगे केमिस्ट्री को। क्योंकि हमने बॉन्डिंग के अंदर समझा हुआ है कि इनकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे करते हैं, इतने एंगल पे करते हैं, तो सब कुछ फिक्स होता है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं सीधे तो नहीं कट कर सकता, क्योंकि 2 ऐसे होंगे और 2 ऐसे होंगे, ठीक है। अब एक साइड इसका ऐसे नज़र आ रहा है, एक साइड ऐसे नज़र आ रहा है। तो अगर आप कट करोगे तो सीधे बराबर तो नहीं जाने वाले हैं, यस और नो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको खड़िया काटते हैं, ऐसे। समझ पा रहे हैं, सीधे ऐसे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ जाएगा, जो भी मैं कहूँगा उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। अब क्या है मतलब, देखिए
हमारे पास दूसरा भी तरीका होता है, जैसे आप एथीन से देखें, ये तो जैसे चल रहा है मतलब एनिमेटेड है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूज करता हूँ ताकि इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये भी स्लो हो गया, 1 मिनट, ये तो अभी 4 महीना लग रहा है, लगा देगा। यहीं पे आते हैं, इसी से देखते हैं। जब तक वो डाउनलोड होगा तब तक यहाँ से देखिए। आपको इसको कट करना है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये बहुत स्लो इस पर काम कर रहा है। ये ऐसे समझिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये ऐसे, तो मैं इसको ना सीधा ऐसे कट करूँगा, ऐसे सीधा, ऐसे प्लेन लूँगा, ब्लेड लूँगा या मिरर लूँगा, जिससे भी मैं कट करूँगा इसको ऐसे सीधा कट करूँगा। सीधे कट करूँगा तो 2 बराबर भागों में कट होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। ये तो आधा आधा, ये आधा आधा, और ये इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। समझ पा रहे हैं? ऐसे कट करना है मुझे। आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, यस और नो। तो मैं इधर से कट करूँगा तो इधर तो खड़ा खड़ा कटेगा, यस और नो, खड़ा खड़ा कटेगा। और ये जब आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आधा आधा, ये हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन का आधा आधा हुआ होगा, इसका भी आधा, इसका भी आधा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा खड़ा खड़ा हाइड्रोजन होगा, एक अंदर होगा और एक बाहर, ठीक है, एक अंदर होगा और एक बाहर होगा। समझ में आ रहा होगा अभी, है ना। तो एक भाग इसका उस साइड गया, एक भाग इसका इस साइड आया। इस साइड मतलब एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड के लिए भी कहानी अलग है। जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसा है, ये हाइड्रोजन अंदर की ओर होगा, तो अंदर के लिए हम लोग ऐसे इसको दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। और आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं, आगे हम देखेंगे। ऐसे ऐसे फिल कर देते हैं, ओके। एक तो लाइनिंग से और एक तो किससे, फिल करते हुए। तो फिल वाला ये बता रहा होता है कि क्या है, ये आउटसाइड वाला हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, आउटसाइड वाला। और ये लाइनिंग क्या बता रही होती है, इसको हम लोग बोलेंगे इनसाइड वाला। क्लियर है, यस और नो। तो ये कहानी बनती है जब हमारे पास क्या आएंगे, 3 वाले स्ट्रक्चर आएंगे, 3 ऐसे कार्बन आएंगे जो डबल डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। अच्छा ऐसे ही 4 दे देता, 4 को तो क्या बोलते हैं, कट करना बहुत ही ईजी है। 4 कार्बन वालों को अगर हम कट करना चाहते हैं जो डबल बॉन्डेड हैं, तो इनको तो बड़ा ईजी है। देखिए ऐसे समझिएगा क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले अगर प्लस है तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे पकड़ो, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसी कहानी थी, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सॉरी ये ऐसे था, हाँ या ना, ऐसे था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। थोड़ा मेरी बात समझना, मैं जो बता रहा हूँ इसको समझना जरूरी है। पहला प्लस है तो दूसरा वाला माइनस, ठीक है। अब पहला प्लस दूसरा माइनस मतलब इसके साथ जो जुड़ा होगा हाइड्रोजन वो क्या होगा, अलग पोजीशन में होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये वाला स्टार्टिंग है, ये ऐसे जोड़ के रखा है, तो 100% ये माइनस हो रहा है, तो माइनस मतलब उल्टा। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे था तो ऐसे। क्लियर है, यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे समझो, इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ा, ऐसे, इस कार्बन पे जाएगा तो फिर ऐसे, और फिर इस कार्बन के पास गया फिर प्लस हो गया तो फिर ऐसे। समझ पा रहे हैं। तो अगर ये जिस पोजीशन में ये रहेगा उसी पोजीशन में ये वाले हाइड्रोजन भी रहेंगे। अगर इधर वाला हाइड्रोजन ऐसे खड़ा है तो इधर वाला मतलब इधर वाला जो हाइड्रोजन होगा वो भी ऐसे ही होगा, जब 4 के केस में आएगा। अगर आपको पता करना होगा तो आप ऐसे पता कर लेंगे। कैसे, एक प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। अगर 5 वाला आ गया तो फिर ऊपर हो जाएगा, फिर एक ऊपर, फिर ऐसे। तो अगर मान लीजिए अगर पहला प्लस से स्टार्ट हुआ और अगले बॉन्ड तक प्लस आ रहा है तो इस कंडीशन में बराबर है, यानी इन दोनों का जो ओरिएंटेशन होगा सेम होगा। ओरिएंटेशन सेम मतलब ये भी ऐसे ही होगा और इधर वाला भी ऐसे ही होगा। तो उस कंडीशन में इनको कट करना आसान है, 20 से कट कर देंगे। तब उस कंडीशन में ऐसे कट करने की जरूरत है नहीं है। तो इनका POS जो होगा कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन पुनः अगर मैं बात करूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब देखो ध्यान से, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। ऐसे मैं पकड़ के चलता हूँ, ओके। या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी हटाओ। प्लस माइनस में अगर कन्फ्यूजन आ रही है, कई लोग सोच रहे हैं सर प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, तो चलो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, तो इसके लिए मैं ऐसे बोल दूंगा ऐसे, ठीक है।
फिर अगली बार क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद ऐसे हो जाएंगे ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल फिर परपेंडिकुलर, ऐसे बोलो पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर, ओके। फिर क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये सर नो। तब इनको कट करना, देखो यानी यहाँ पे जिस पोर्शन में रहेंगे उसी पोर्शन में यहाँ भी रहेंगे, ये सर नो। प्लस माइनस से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया कि ये दोनों ऐसे होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे ऐसे, लेकिन फिर इस कार्बन के पास आएंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे तो फिर कैसे हो जाएंगे ऐसे। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। ऐसे यहाँ वाले भी समझ सकते हो कि मान लो अगर सपोज कर लिया मैंने कैसे है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पे तो खड़े हैं और यहाँ पे कैसे हो गए ऐसे, तब इस कंडीशन में ऐसे कट करना पड़ेगा, खड़ा खड़ा, ऐसे नहीं कट कर सकते, ठीक है ना। अभी प्लेन ऐसे लेके जा रहा हूँ, अगली बार प्लेन कैसे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे, इस केस में ऐसे, इस केस में ऐसे। आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, ओके। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे पहले वाले को एज्यूम कर लिया कि खड़ा है, दूसरा वाला फिर लेटा होगा, फिर खड़ा होगा, फिर लेटा होगा, तो कहाँ से स्टार्ट किया, खड़े से, अगला वाला कहाँ पे मिला, लेटा, अपोजिट चल रहा है ना, इसका मतलब कैसे कट करना है, ऐसे। आई होप समझ में आ गया होगा। POS कैसे निकालेंगे किसी भी कंपाउंड का, क्लियर है, आया ना। यहाँ पे तो HH लगा था, यहाँ पे कुछ और लगा दूँ तो भी समझ में आ ही जाएगा, आया ना, इज दैट क्लियर। अभी तो HH लगा है ना भाई, अगर मैं अगली बार चेंज कर दूँ तब तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे मैं इस साइड क्या कर देता हूँ, इस साइड BR लगा देता हूँ, अब हो जाएगा, तो भी ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी दो बराबर भाग हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर। आई होप समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गई होगी, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम POS डिफाइन करते हैं। तो POS क्या है, क्लियर है, किस तरीके से किसी का भी POS निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए POS के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जो समझना था वो हमने समझ लिया। चलिए लिख देते हैं हम लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है सर, इट इज एन इमेजिनरी plane can bisect an object. It is an imaginary plane can bisect an object into two symmetrical part, ठीक है, टू सिमेट्रिकल पार्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एवरी पार्ट मेक देयर इमेज विच इज लाई टू सेकेंड पार्ट, मतलब हर पार्ट जो होगा एक इमेज बनाएगा वो जो लाई कर रहा होगा सेकेंड पार्ट से। समझ पा रहे हैं ना, तो इमेज वाली कहानी आप खुद लिख लीजिएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आई थिंक क्या है, समझ में आ गया होगा, यस और नो। अब हम चलें आगे बढ़े सेंटर ऑफ सिमेट्री की ओर। मैं ज़्यादा ही नहीं समझाऊंगा, जो मुझे समझाना है वो समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, जो काम है वही समझे आप, ठीक है। प्लेन लो, काटो, दो बराबर भागों में, दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, काम खत्म। नहीं हुआ तो फिर नहीं, POS नहीं है उसके पास, अगर हो रहा है तो फिर POS है, ओके। इसके ऊपर आपको जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो इसके लिए मैं आपको क्या दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, ओके, ताकि आपकी जो बेसिक समझ है वो समझ के बढ़ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी सेम कहानी रचती है। इसमें बस कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से। ये कहानी क्या कहती है कि भैया एक सेंटर है, मतलब किसी भी शेप का अपना क्या होगा, सेंटर होगा। उस सेंटर से, भाई हर शेप का अपना क्या होगा, एक सेंटर तो होगा ना, हर शेप का क्या होगा, अपना सेंटर होगा। उस सेंटर से हमें क्या करना है, जाना है। हमें क्या करना है, जाना है आगे की ओर, फिर कहाँ जाना है, पीछे की ओर। ध्यान देंगे, आना है, जाना है। और अगर मान लो मैं किसी के सेंटर से जा रहा हूँ, आगे की ओर गया, तो जो इन्वायरमेंट हमको नज़र आया, फिर उसी सेंटर से मैं पीछे जा रहा हूँ, तो जो इन्वायरमेंट नज़र आया अगर वो इक्वल है, तो इस कंडीशन में उस शेप के पास अपनी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। यानी उसके सेंटर से हम सिमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। सिमेट्री है क्या भाई,
इसके पास क्या है, शेप जो है, शेप का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नज़र आ रहा है। शेप का स्ट्रक्चर सेम नज़र आने का मतलब क्या है भाई, प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोनों साइड में सेम है। समझ पा रहे हैं? मतलब मैं इसके लिए क्या पकड़ता हूँ, मैं इसके लिए सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल को पकड़ता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल को। इस क्वाड्रिलेटरल का सेंटर ये है, इस सेंटर से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, तो मैं कहाँ पहुँचा हूँ, एक शीर्ष पे, वर्टेक्स पे, आया ना, वर्टेक्स पे। सेम अब इसके अपोजिट चलना है, ये नहीं इधर उधर उधर नहीं, अपोजिट। पहले इधर गया था, अब अपोजिट इधर होगा। फिर मैं चला तो फिर कहाँ पहुँचा हूँ, फिर एक वर्टेक्स पे ही पहुँचा हूँ। ऐसा नो, हाँ या ना, ये भी इसका शीर्ष ही है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में हम बराबर पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, यानी इधर भी अगर हम पहुँच रहे हैं तो वर्टेक्स पे पहुँच रहे हैं, तो इधर भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, वर्टेक्स पे। सेंटर से आगे जाने पे भी वर्टेक्स मिला, सेंटर से पीछे जाने पे भी वर्टेक्स मिला। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास अपना एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, यानी शेप का सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऐसे ही हम करते हैं यहाँ पे, ये रहा सेंटर, सेंटर से आगे जा रहा है तो क्या मिल रहा है हमको, एक साइड मिल रहा है, ये क्या साइड यानी भुजा है। ऐसे ही जब हम पीछे जा रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है, साइड ही मिल रहा है ना, यानी भुजा मिल रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आगे हम बढ़े, ऐसे ट्राइंगल के केस में भी देख सकते हैं। अरे हाँ ना बोल दीजिए, देखिए समझ में आए तो तुरंत बोल दीजिए, नहीं समझ में आए तो भी तुरंत बोलिए, ठीक है। ये सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से मैं आगे की ओर जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, वर्टेक्स। इस ट्राइंगल का क्या मिल रहा है, वर्टेक्स। इसके मैं पीछे आ रहा हूँ तो क्या मुझे मिल रहा है सर, साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, साइड भुजा। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लाई कर रहा है इस शेप का, नहीं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हमेशा कैसे जाना है, अपोजिट होना चाहिए, यानी एक लाइन बनाना है हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। सेंटर के अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो इधर एक लाइन ड्रॉ करो आगे की ओर, फिर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो पीछे की ओर, और उन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180। अगर 180 नहीं रहा तब, अच्छा आपके अनुसार ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। इनके अनुसार ये रहा सेंटर, ये मैं इधर चला गया, अच्छा किधर किधर, इधर कि इधर, अच्छा ऐसे, तो ये 180 पे है, ये तो 90 डिग्री बन गया। हाँ अच्छा अच्छा, खतरनाक है आप, पूरा वहाँ से लेके आई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये रहा सेंटर, इस सेंटर से इधर जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट कैसा है सर, साइड वाला है। इस साइड जा रहा हूँ तो भी इन्वायरमेंट कैसा है, साइड वाला है। साइड साइड है तब फिर क्या होगा, इसके पास प्लेन ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो मैं शेप के थ्रू, हाँ बिल्कुल होगा। एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए भाई, नेचर सेम होना चाहिए। इधर जा रहा हूँ तो जो नेचर है सेम, इधर आ रहा हूँ तो भी नेचर वैसा ही होना चाहिए। तो उस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि इसके पास क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है? ये हम कंपाउंड का देख रहे हैं, फिलहाल मैं आपको शेप के थ्रू मैं बस डिफाइन करवाना चाहता हूँ कि ऐसे होता है। हम शेप का थोड़ी ना देखना है, हम ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ना है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री मतलब केमिकल, केमिकल मतलब कंपाउंड्स। यस और नो? बिल्कुल। तो चलिए अब हम कंपाउंड पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? कंपाउंड। ये कितना आसान है कंपाउंड्स को पकड़ना। ये रहा सी, फिर से डबल बॉन्ड हो, फिर से डबल बॉन्ड हो, फिर से हो। अब आ गया, मैंने पकड़ लिया, ये सेंटर है, बिल्कुल ये सेंटर ही होगा, है ना। अब मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर कौन मिल रहा है? ओ। फिर मैं इस सेंटर के इस साइड जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? ओ। तो क्या मतलब है इसका? इन्वायरमेंट सेम है ना, इधर जो एलिमेंट मिल रहा है वही एलिमेंट इधर मिल रहा है। दैट मीन्स इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यस आर नो? नो आर एस? अरे यस आर नो? आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा बहुत बढ़िया चीज़ बता दिए कि अब इसमें यस और नो करें। सब छोटे बच्चों वाला खेल है ना। चलिए इसमें बताइए आप, ये रहा सेंटर, यहाँ पे सेंटर होगा। इस सेंटर, भाई सेंटर हमेशा कहाँ पता है? एकदम बीचों बीच, यही मानते हैं हम लोग। सेंटर कहाँ पाया जाता है? हमेशा बीचों बीच। तो इसलिए मैं बीचों बीच पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा,
अब मैं इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम होगी कि नहीं होगी? कैसे? क्योंकि मैं इधर गया तो कौन मिला? हाइड्रोजन। इधर आया तो भी कौन मिला है? हाइड्रोजन। दोनों जगह हाइड्रोजन ही तो मिल रहा है। इसका मतलब इसका नेचर इस डायरेक्शन में क्या है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे COS प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में। ऐसे मैं इधर भी तो जा सकता था, आया ना, इस सेंटर से। सेंटर है, इधर गया तो भी हाइड्रोजन, इधर गया तो भी हाइड्रोजन, तो यहाँ भी COS प्रेजेंट है। यस और नो? अगला केस C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने H, यहाँ पे Br, यहाँ पे मैंने Br, यहाँ पे रखा H, रखा C है, या सॉरी ये रहा सेंटर, सेंटर से इधर गया H, इधर आया तो भी H, COS मिल गया। सेंटर ये रहा, सेंटर के इधर गया Br, सेंटर के इधर गया तो भी Br, नेचर सेम। अगली बार मैंने चेंज कर दिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, ये रहा सेंटर, इधर गया H, इधर गया Br, क्या सेम है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है? COS प्रेजेंट नहीं है इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी देख लो, नहीं है। तो दोनों डायरेक्शन में COS प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, मैं यहीं से पूछ लूँ, इन दोनों में POS प्रेजेंट है कि नहीं है? POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है सर। यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ तो है ही है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन चारों में प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब बाकी चार में से तीन में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, मतलब COS भी है, POS भी है। यहाँ पे चौथे वाले में केवल POS है, COS नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही और बाकी का देख सकते हैं हम लोग। अरे हाँ ना बोलिए, ना बोलेंगे? चलिए आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास कोई और कंपाउंड आता है, जैसे कि हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर H, फिर H, फिर H, फिर H। अब तो कहानी अलग हो गई ना भाई। देखो, अगर मान लो ये अपवर्ड है तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड या पैरेलल साइड में होगा। अब चलोगे तो बराबरी पे पहुंचोगे। यहाँ पे ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, तो इधर से मान लो ये अपना क्या है, बीचों बीच वाला पोर्शन ये रह गया, ठीक है ना, मैंने इसको बीचों बीच रख लिया, तो ये क्या होगा? ऐसे जाएंगे। क्या ऐसी जगहों पे हमको हाइड्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो फील कराना पड़ेगा ना आपको। फील कराएं भाई, इसमें फील नहीं आ रहा होगा आपको, है ना, इसमें फील कराना पड़ेगा। तो फील कैसे कराएंगे? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऐसे समझिएगा। मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं पहला चीज़ तो इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ऐसे ये दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, और बाकी दो हाइड्रोजन कैसे हैं? ऐसे, देखिएगा ऐसे हैं, और ये वाले ऐसे। अब मान लो ये ऐसे हैं, थोड़ा इधर से अगर लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे अपोजिट साइड में जाओगे, तो ये मिलेगा क्या? इस पे आएगा, इनके बीच से गुजरेगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं, इसीलिए तो हमने 3D मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है आपको आया, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मान लीजिए अगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आया, तो फिर क्या किया जाएगा? लोग तो हमसे कहेंगे सर हमको नहीं आया। देखिए यहाँ पे आप फील करिएगा, ये है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो क्या मुझे मिलेगा? मैं इन दोनों एटम के नीचे चला जाऊँगा, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे आऊँगा मैं इसके नीचे, यस और नो। देखो फिर ऐसे ही यहाँ पे है, इधर से मैं अगर निकला तो इनके ऊपर यहाँ पे आके लाई करूँगा। क्या ये दोनों जगहों पे मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। ऐसे पलट के भी कर लो तो ये आएगा इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये जाएगा उधर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इनको सेम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। सेम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उनके पास POS और COS प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और सॉरी COS प्रेजेंट नहीं है, नॉट POS, क्योंकि POS तो है। क्या यहाँ पे POS है? बिल्कुल, खड़िया काटेंगे कट जाएगा, है या ना। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया इनके पास POS है लेकिन COS नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है,
नहीं बंद नहीं करना है, मैं वो इसको सही कर रहा था। क्लियर हो गया? अरे हाँ ना बोल दीजिए। ठीक है, तो POS COS की कहानी आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर 4 हो जाए तब हो जाएगा, तब तो हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाए तब तो हो जाएगा। 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऊपर रहा होगा हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन, ध्यान देंगे इधर ऊपर है तो इधर फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, तो सेम साइड हो जाएंगे, तब ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे है ना, तो सेंटर ये बन गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया? बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आप लोगों ने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, अगर इसको बताना हो, किसी को डिफाइन करना हो तो आप क्या बताओगे, बताइए सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है, क्या होती है, वो लाइन होती है जो क्या फाइंड आउट करना चाहती है, सेम इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन which identify same environment to opposite side of center of molecule। आया ना? क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सीख लिया आप लोगों ने, और क्या सीख लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, तो मैं दूर करूंगा। तो इसलिए मैं इतने को यहीं पे समाप्त करूंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके बारे में आप और ज़्यादा तब समझोगे जब आपके मन में डाउट आएगा। तो जब आप डाउट आएगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, आपके लिए भी सेम कहानी है। ठीक है, आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने अपने टेक्स्ट बुक से कर लेंगे, इनको भी मैं टेक्स्ट बुक से ही दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अगर मन में डाउट आ रहा है कमेंट करेंगे, आप 10 साल बाद भी करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, उसकी टेंशन आप ना लें कि आज देख रहे हैं या 10 साल बाद देख रहे हैं। ठीक है, ये कहानी खत्म। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये देख लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी POS, और दूसरा देख लिया COS। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है, POS या COS, दोनों में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट है। ध्यान से समझिएगा। अब मैं मॉलिक्यूल्स को, अभी मैंने मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री देखी, अब मैं मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री के आधार पे इनको 2 भागों में डिवाइड करूंगा। एक को मैं बोलूंगा कायरल मॉलिक्यूल, और दूसरे को मैं बोलूंगा अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मतलब समझिएगा, कायरल मॉलिक्यूल किनको बोलेंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास ना POS प्रेजेंट है ना ही COS प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, अकायरल। और कायरल कहलाएगा। और अकायरल किसको बोलेंगे, तो अकायरल हम बोलेंगे उसको जिसके पास COS या POS में से दोनों प्रेजेंट हो या तो एक प्रेजेंट हो। कोई एक प्रेजेंट हो तो भी अकायरल होगा, या दोनों प्रेजेंट होगा तो भी क्या होगा, अकायरल होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अभी मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, मैंने अभी POS देखा, COS देखा, फिर मैंने उस हिसाब से मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर दिया। मॉलिक्यूल्स का ही क्या देखा है मैंने, सिमेट्री देखा, और सिमेट्री के भी आप पे मैंने मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो कायरल और दूसरा अकायरल। ओके, इज दैट क्लियर? तो कायरल मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, जिसके पास कुछ ना हो, अरे मतलब उसके पास जो सिमेट्री है उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट ना हो। ओके, और दूसरा अकायरल मतलब कुछ तो हो, आया ना, कुछ तो हो, दैट मीन्स COS हो या POS हो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो कायरल और अकायरल दोनों आप समझ गए होंगे।
कायरल यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सिमेट्रिकल हो। ठीक है भाई, दोनों नहीं मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिमेट्रिकल है, सीधी बात है। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड आर कायरल मॉलिक्यूल्स, सीधी बात है। नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स, और अकायरल मॉलिक्यूल मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को ही हम लोग बोलेंगे अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहानी समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको कायरल तो समझना नहीं है, अब हमको समझना है कायरल एटम। कहानी का ये जो पूरा स्टेप है वो आगे बढ़ता है। अब हम समझेंगे कायरल एटम। ये तो कायरल मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, कायरल मॉलिक्यूल्स इनका शेप ऐसा होगा, अकायरल ऐसा होगा। अब हम समझने जा रहे हैं किसको, कायरल एटम को। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कायरल एटम्स, तभी तो वो क्या बनाएंगे, कायरल मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे याद रखेंगे कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल से क्या निकल के आएगा, कायरल एटम। तब कायरल एटम किसको बोलेंगे, कोई भी एटम, एनी एटम या एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम which has 4 different group connectivity, called कायरल एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कायरल एटम किनको कहेंगे, तो ऐसा कोई भी एटम जो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो, जिसके 4, देखो sp3 है तो इसका मतलब 4 होंगे, यानी 4 अलग अलग ग्रुप हो या अलग अलग ग्रुप की कनेक्टिविटी हो, 4 अलग अलग, या सिंपल 4 ना लिख के मैं बोलूँ कि विच हैज़ डिफरेंट ग्रुप कनेक्टिविटी, अलग अलग ग्रुप कनेक्टिविटी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एटम बोलेंगे। मतलब सबसे पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन कायरल एटम की। इतनी बातों से मैं ये समझ सकता हूँ कि वो एटम क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। दूसरी, डिफरेंट ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप, मतलब उससे जो कनेक्ट होने वाले ग्रुप हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, तो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप। तो डिफरेंट ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में उस एटम को, फिर से देखिए मैं एटम की बात कर रहा हूँ ना कि मॉलिक्यूल की, तो एक ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला हो और उसके साथ डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हो, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलेंगे, कायरल एटम बोलेंगे। जैसे मान लेता हूँ कि मैं एक एटम ले लिया, सपोज करो कार्बन को ले लिया, कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, बिल्कुल। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू वी आर फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, 2 तरीके होते हैं, है ना। इसमें पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक एटम है तो वो कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे फाइंड करोगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है, या सिंपल बोलो यहाँ पे ए बी हाइड्रोजन नहीं लेते, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पे क्या है डी। कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को कंप्लीट होने के लिए 4 चाहिए, चारों बना रहा है, ये बिल्कुल बना रहा है और चारों अलग अलग से बना रहा है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई, चारों से अलग अलग है, मतलब चारों के चारों मॉलिक्यूल्स जो हैं या चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है, यानी कनेक्टिविटी कार्बन की चारों अलग अलग है। और दूसरी बात, कार्बन की हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर मौजूद होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन नंबर देखें हम लोग, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर देखें HN देखें तो कितना आ रहा है 4, और 4 का मतलब 100% क्या होगा sp3।
भाई एक तो S हो गया, 3 P, ठीक है ना। यानी कितना हाइब्रिडाइज क्या बोलते हैं, कितने ऑर्बिटल ने आपस में क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन किया है, एक S ने और 3 ठो P ने मिलके एक ऑर्बिटल बनाया है, जिसको नाम दिया गया है sp3, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। लोन पेयर नहीं होता है, इसलिए मैंने लोन पेयर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा होगा, 0 और सिग्मा बॉन्ड मतलब 4, तो 4 कैंसर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन नंबर मिल गया। समझ पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं इसको क्या बोलूँगा, क्या ये कायरल एटम है, बिल्कुल, यानी यहाँ पे कार्बन क्या है, ये कायरल एटम है। समझ में आया, बिल्कुल। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम अलग अलग देखते हैं और देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अलग अलग देखते हैं या समझते हैं और इसको कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कायरल एटम है या नहीं है। जैसे हमारे पास और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है C3H7 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा कार्बन, इस कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब सिग्मा बॉन्डेड है, मतलब सभी जगह पे क्या बनाया है इसने, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर वैसे ही हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड की जगह पे कितना हो गया भाई, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये बात कही जा रही है। तब आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ओके, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। और 4 का मतलब क्या होता है, sp3, तो यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। अब कनेक्टिंग ग्रुप्स देखो तो सब अलग अलग है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एथाइल है, यहाँ पे मेथाइल है, और यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। चारों कनेक्शंस जो हुए हैं वो भी क्या है, अलग अलग है, यानी यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप भी प्रेजेंट है, डिफरेंट ग्रुप है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, कायरल एटम कहलाएगा, ठीक है। क्या सिर्फ कार्बन के केस में होगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के केस में नहीं होगा, नाइट्रोजन के केस में भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। इसने बोला कायरल एटम, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, एटम की बात किया ना कि कार्बन की बात किया। यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से इधर हाइड्रोजन जुड़ा, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर हमारे पास क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालो, तो 3 तो इसके सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस क्या लोन पेयर इसके पास है, बिल्कुल एक लोन पेयर इसके पास मौजूद होता है, तो 3 1 कितना हो गया, 4। यानी यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो 4 है, 4 मतलब sp3, समझ में आ रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका भी, है ना। क्या सभी अलग अलग हैं, बिल्कुल सब अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 है, तो नाइट्रोजन भी क्या होगा, अपने आप में कायरल एटम होगा। आया ना, डिफाइन करना टफ है, बिल्कुल नहीं, आसान हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़े, ऐसे हमारे पास और भी मिलेंगे। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेरे पास सपोज करिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, अभी अलग अलग हम लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास C होगा, मतलब CH3 होगा, CH3 होगा, फिर इधर क्या होगा, CH2 होगा, फिर C होगा, CH2 होगा, और मतलब यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C और यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे तो CH होगा, ओके, और ऊपर क्या लगा है, CH3, यही है। इसमें से पूछ रहा है कायरल एटम कौन सा है, इसमें कौन कौन से कायरल एटम होंगे, ये आपको बताना है। ये नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें कोई कायरल एटम है, कोई नहीं है। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने इधर क्या रखा हुआ है, मतलब कोई R रखा हुआ है, इधर H, इधर H, इधर H, तो बाकी 3 तो सेम है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट फिर भी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स नहीं प्रेजेंट है। इस कारण ये क्या है, इस कारण ये क्या है, कायरल एटम नहीं है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देख लो, इस C को पकड़ो, ऊपर CH3 है, इधर क्या है, R है, इधर क्या है, R है, ये है कि नहीं है, ये है, ये है। देखो कैसे है, इसे कैसे है सर, यहाँ पे भी CH3 है, देखो यार ऐसे होता, अभी देखो कैसे ये हो जाता, देखो इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, इधर क्या है, CH3 है, और इधर क्या है, H है। बस इन दोनों के सिमिलरिटीज़ के कारण ये नहीं है, ये है लेकिन नहीं है क्यों, क्योंकि अगर ये हट जाता तो ये हो गया होता, लेकिन ये नहीं हटा इसलिए नहीं है।
तो ये भी कायरल एटम नहीं है। ऐसे ये भी नहीं है तो किसके पास 2 हाइड्रोजन कनेक्शन है। ऐसे ये भी नहीं है तो किसके पास तो 3 है। तो सिमिलर ग्रुप होंगे तो कायरल एटम नहीं बनेगा। ऐसे मैंने इसके जगह पे ना Cl डाल दिया, अब बन जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा तो यही होगा। देखो कैसे, इधर क्या हो गया Cl, इधर 2 कार्बन यानी C2H5, इधर नीचे क्या हाइड्रोजन, इधर क्या हो गया CH3। कायरल एटम है बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन तो 4 ही होता है कार्बन का, तो 4 हो गया। ऐसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं, तो यानी यहाँ वाला जो एटम है वो कायरल एटम कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम और आगे के कंपाउंड्स को देखें। जैसे हमारे पास ऐसे ही बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया है। तो अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे हमको नजर आएगा। देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है CH3 है और यहाँ पे क्या है Cl, ठीक है। अब कह रहा बताइए कि कौन सा कायरल एटम है कौन सा नहीं है। तो अगर मैं इसको पहले डिफाइन करूँ तो आपको पता है कि ये पे यहाँ पे बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनेगा सर CH2। अरे यार यहाँ पे बेंजीन दिया ही नहीं है, बेंजीन नहीं है, सॉरी बेंजीन नहीं है, ठीक है ना। बेंजीन नहीं है, बेंजीन होता तो डबल बॉन्ड होता है, ऐसी बात नहीं है, बेंजीन नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन या साइक्लोहेक्सेन बोल दो डायरेक्ट। और हेक्सेन के आगे ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। तो ये साइक्लोएल्केन है, नॉर्मली कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो CH2 होगा, यहाँ भी क्या होगा CH2 होगा, यहाँ भी कितना होगा CH2, यहाँ भी CH2, इधर भी CH2 और यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2, ऐसे ही होगा, है ना। 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है ना। अरे भाई इस कार्बन ने 2 कार्बन से किया है तो 2 हाइड्रोजन मिल गए। अब देखो अलग अलग जगहों पे क्या है, यहाँ पे इस कोने पे CH3 जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे क्या जोड़ दो CH3। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है Cl जुड़ गया तो 1 हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे क्या हो गया Cl हो गया कि नहीं हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताओ इसमें से कौन सा कायरल एटम है, बता सकते हो कैसा लो। अब कैसे आप बताओगे, यहाँ पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया साइक्लो वाला, ठीक है ना। साइक्लो के केस में आप क्या करोगे, सर आपको दिख भी रहा होगा, हाँ हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है बिल्कुल। हर कार्बन की यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि ऊपर नीचे तो अलग अलग है, इधर कनेक्शन इधर कनेक्शन देखेंगे तो इधर क्या है CH2 जुड़ा हुआ, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है CH2। क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम ही दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या ये कायरल एटम होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे क्योंकि बाकी लोगों का तो वैसे ही दिख रहा है ना CH2 है तो CH2 आ गया तो फिर वैसे ही नहीं बनेंगे भाई, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है 2 सेम आ गए ना ग्रुप, 2 हाइड्रोजन आ जा रहे हैं इसलिए नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है CH, तो यहाँ भी नहीं होगा, है कि नहीं है। अच्छा सपोज कर लो अगर मैं बनाना चाहता तो क्या करता, अगर मैं इस Cl को यहाँ से हटा दूँ, इस Cl को मैं यहाँ पे लगा दूँ, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कैसे होगा बताओ। सर यहाँ पे भी कार्बन ही है, ये कार्बन कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, नहीं यहाँ पे एटम की कनेक्टिविटी नहीं बोला है, कार्बन के ग्रुप के यहाँ पे ग्रुप से कनेक्टिविटी बोला है, ना कि एटम से कनेक्टिविटी बोला है। तो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या यहाँ वाला ग्रुप यहाँ वाला ग्रुप सेम है, तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कायरल एटम है, ठीक है। संशय में ना पढ़े, बिल्कुल भी ना पढ़े, ओके। आगे आपको और समझ में आएगा, क्लैरिफिकेशन होते जाएगा, बस आप इतना फील करते जाएंगे ना तो अपने आप समझ में आते जाएगा। अब आगे हम ऐसे ही देखेंगे और भी हमारे पास है कंपाउंड, जैसे हमारे पास बीच में आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन, इधर इधर इधर, मतलब सेम स्ट्रक्चर को मैंने पकड़ा, बीच में क्या डाल दिया कार्बन के, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे कहानी चल रही है, ओके। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे है मेरे पास H, यहाँ पे क्या है मेरे पास CH3, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल हैं इसीलिए मैं यहाँ से करा दे रहा हूँ CH3, ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं है। अब चलो इसको डिफाइन करें, तो ये नाइट्रोजन है, इसके इस साइड क्या मिल रहा है हमको, कार्बन मिल रहा है, इसके इस साइड भी हमको क्या मिल रहा है, कार्बन। लेकिन यहाँ पे कुछ और ग्रुप है, यहाँ पे क्या है कुछ और ग्रुप है, और ऊपर क्या है हाइड्रोजन।
है ना, और एक क्या है मेरे पास, लोन पेयर है। तो 4 तो बन रहा है ना, यानी ये नाइट्रोजन क्या मेरा कायरल एटम हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये मेरा क्या हो गया, कायरल एटम हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे ये C है, ऊपर CH3 लगा है, इधर क्या है, कार्बन है, इधर क्या है, नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारे लिए, कायरल एटम होगा कि नहीं होगा। देखो ये कार्बन, CH3 इधर जुड़ा हुआ है, इधर नाइट्रोजन, इधर क्या है मेरे पास कार्बन, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो इस कंडीशन में इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, कायरल एटम बोल सकता हूँ। मैं दोनों को, जहाँ पे साइक्लो वाला दिख रहा है मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगा कि रुक के ठहर के करिएगा, ठीक है ना। मैं अभी इस क्लास में आपको ऐसे ही समझाऊंगा, अगली क्लास में पुनः आऊँगा तो फिर उसको रिवाइज करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आप ऐसे मान के चलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि sp3 हो और क्या हो, डिफरेंट एटम की कनेक्टिविटी हो। तो हम उसको क्या मान लेंगे कि वो जो मेरा कंपाउंड है, सॉरी वो जो एटम है कायरल एटम है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों ने आज का जो भी पूरा का पूरा टॉपिक था वो समझ लिया होगा, है ना। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने सबसे पहले सिमेट्री देखी, है ना। सिमेट्री में क्या देखा, सबसे पहले POS देखा, फिर COS देखा, और जब ये दोनों कंफर्म कर लिया तब हम तीसरे नंबर पे पहुंचे, और तीसरा नंबर पे हम क्या पहुंचे हैं, कायरल एंड अकायरल पे, है ना, कायरल एंड अकायरल पे। और कायरल और अकायरल समझने के बाद हम लोगों ने क्या ढूंढना, ये तो मॉलिक्यूल्स की बात कर लिया, अब उसके बाद हम लोगों ने एटम ढूंढना स्टार्ट किया है जिसका नाम है कायरल एटम। तो कायरल एटम तक हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ लिया है। ओके, अभी और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज तक की क्लास में, मतलब अभी तक की क्लास में जो भी आपको समझ में आया हो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें बताएं। मेरी क्लास का पूरा मोटिव होता है कि आप समझें, ठीक है ना। लिखने का मेरा ज़्यादा पर्पज़ होता नहीं है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि समझ में आ जाए, इसलिए मैं रफली काम करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा रफली काम करता हूँ, मैं एग्जांपल्स लिख के मिटा देता हूँ। हाँ, आपको चाहिए यही कि आपको एग्जांपल मेरे साथ ही नोट कर लेना चाहिए। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों को आज की क्लास समझ में आई है और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग तैयार हैं, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।